हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बागास। कैसे हैं आप सभी। तो अपन बात करेंगे आज जीएस सेक्शन की। इसमें भी जो पेपर है अपने पास पीजीटी होम साइंस का पेपर है। इसके 10 क्वेश्चन हमने लोगों ने कर लिए थे। 10 क्वेश्चन आज देखेंगे। साथ ही साथ किसी को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जितनी भी पीडीएफ अपने पास आती हैं सारी की सारी वहीं मिलेंगी। साथ ही साथ जुलाई के मंथ में जितने भी पेपर हुए हैं उसकी पीडीएफ भी 1 से 2 दिन के अंदर मैं वहाँ डाल दूँगा। बाकी कुछ पेपर की पीडीएफ मैंने पहले ही डाल दी है वहाँ पर, ठीक है। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ, जिन विद्यार्थियों का पेपर है ना अगस्त में, जिन विद्यार्थियों का पेपर है उनसे थोड़ी सी वार्ता करेंगे वीडियो के एंड में। 2 से 3 मिनट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। किसके रिगार्डिंग? जीएस के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। 1-2 कमेंट आए हैं, उस बिहाफ पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन करेंगे कब? जब इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। पेपर मतलब जीएस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वार्ता करेंगे। बात क्लियर है? चलिए तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने डैश में की थी। तो बताइए कब, कहाँ की थी? तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? लंदन। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, एसोसिएशन समझते हो ना, संगठन होता है एक, ठीक है। होता क्या मतलब संगठन बोलते हैं, ठीक है। एसोसिएशन को संगठन बोलते हैं। तो कहाँ पर की थी? लंदन में की थी। किसकी स्थापना? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी, ठीक है। अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि कब की थी? तो 1866 में की थी। कब की थी? वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। साथ ही साथ आप लोगों से और क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में? आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष तो बता सकते हैं आप लोग कि पहले अध्यक्ष कौन थे? ये वही क्वेश्चन है जो सारे पूछे गए हैं कभी ना कभी, ठीक है। तो अगर बात करेंगे पहले अध्यक्ष की तो लॉर्ड लिवेदन, लिवेदेन, विचित्र से नाम होते हैं इनके, है ना। लिवेदेन, मैं सही से लिख दूं क्या? कभी समझ ही ना आया आप लोगों को, है? लॉर्ड लिवेदेन, ठीक है। राइटिंग वैसे ही खतरनाक है अपनी, कोई नहीं, समझ लेना। लॉर्ड लिवेदेन कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। बात क्लियर है? चलिए, साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 1868 में इसमें कितने सदस्य थे? तो आप लोग कह सकते हैं अप्रोक्स 600 सदस्य थे। कितने थे? 600 सदस्य थे। किसमें? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में। तो आप लोगों से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने सारे बता दिए, और ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ की? लंदन में की। तीसरा क्वेश्चन कब की? 1866 में की। फोर्थ क्वेश्चन इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिवेदेन इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसमें कितने लोग थे 1868 में? तो अप्रोक्स 600 लोग थे इसके 1868 में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? कौन सा त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है और राक्षस राजा रावण के पुतलों को जलाने के साथ मनाया जाता है? आप लोग सभी इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आप लोगों ने लगा लिया ना, लंदन होगा, ठीक है। सेकंड का आंसर आप लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है? कह रहा है इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कह रहा है जंतु पादक कोशिका संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आपको स्टेटमेंट दी गई हैं 4 स्टेटमेंट, इनमें से बतानी है कि कौन सी गलत है। गलत निकालनी है हम लोगों को, बात सही है। तो चलते हैं एक एक करके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है? देखो हमें निकालनी किसमें? एनिमल स्ट्रक्चर में, और एनिमल सेल स्ट्रक्चर में, और प्लांट सेल स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। चलिए, तो पहली बात कही गई है क्वेश्चन में आपसे, कह रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है एनिमल सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वकूले, ठीक है।
एनिमल हैव अ लार्ज सेंट्रल वकूले, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। मतलब कि ऐसा नहीं होता। नहीं होता, क्या नहीं होता, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, सारी बातें समझ आ जाएंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। आ जाओ, देखो अगर मैं बात करूँ वकूले की, VECUOLE, ये देखो ये होता क्या है एक्चुअल में, ये प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। ये किस लिए होता है? अगर बात करते हैं प्लांट्स में भी होता है, तो ये वाटर का एब्जॉर्ब करता है, पानी को क्या ले लेता है? सोख लेता है, या फिर कहें भंडारण कर लेता है। भंडारण मतलब कि उसे कलेक्ट कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है किसे? पानी को। तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लांट में, प्लांट में पाया जाता है। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये क्या एनिमल में पाया जाता है, तो एनिमल में नहीं पाया जाता। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर पर जाने से पहले हम इसके और ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अगर नंबर 2 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया गया है आपको? प्लांट सेल हैव अ प्लास्टिड्स सच एज अ क्रोमोप्लास्ट। तो देखो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इसके बारे में और देख लेते हैं। ये कह रहा है कि प्लांट्स में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है क्या? तो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, बिल्कुल ठीक कहा है इसने, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और ये किस लिए होता है? ये फूड का स्टोरेज करने के लिए होता है प्लांट्स में। किस लिए होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्रोमोप्लास्ट किस लिए होता है? फूड को क्या करता है? स्टोर करता है, स्टोरेज, RAG, फूड का स्टोरेज करता है ना। स्पेलिंग पे नहीं जाना, ठीक है, हो सकता है गलती मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो ये बात रही किसकी? प्लांट्स की। तो क्या होता है? क्रोमोप्लेट्स होता है किसमें? प्लांट्स में होता है। तो ये बात एकदम। अगर हम ऑप्शन 3 की बात करते हैं, तो ऑप्शन 3 में हमें दिया गया है एनिमल्स सेल हैज़ आ सेंट्री ऑयल्स। तो एनिमल्स में सेंट्री ऑयल्स होता है क्या, ये पूछा है उसने। तो बिल्कुल ठीक कहा, सेंट्री ऑयल्स होता है कहाँ? एनिमल्स में। अब मैं बताता हूँ कि सेंट्री ऑयल्स का वर्क क्या होता है। सेंट्री ऑयल्स का वर्क क्या होता है? देखो सेंट्री ऑयल्स का वर्क क्या होता है, यहाँ पर जो जानवर होते हैं ना, जो जानवर होते हैं उनमें जो पूंछ आती है, देखा है ना जानवरों में पूंछ आती है, तो ये पूंछ को आने में ये सेल मदद करता है, इनकी पूंछ को आने में मदद करता है। ये कहाँ होता है? ये नाभि के नज़दीक में होता है। क्या? सेंट्री ऑयल्स नाभि के नज़दीक में होता है जानवरों की, और जो उनकी पूंछ वगैरह आती है उसमें निकलने में उसकी मदद करता है सेंट्री ऑयल्स। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन 4 की, ऑप्शन 4 में हमें क्या दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। प्लांट सेल हैज़ अ गोल्गी अपार्टस, गोल्गी तंत्र। गोल्गी तंत्र होता है, बिल्कुल ठीक कहा, प्लांट्स में गोल्गी तंत्र होता है। और ये गोल्गी तंत्र किस लिए पाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। गोल्गी तंत्र किस लिए पाया जाता है? जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्रोटीन, किसकी? प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन करता है। प्रोटीन का क्या करता है? प्रोटीन का कह सकते हो आप, इसकी छटाई करता है, इसकी सॉर्टिंग करता है। किसकी? प्रोटीन की सॉर्टिंग करता है, लिपिड्स की सॉर्टिंग करता है। कौन सा ऑर्गन? गोल्गी ऑर्गन। बात क्लियर है क्या? तो मेरे हिसाब से मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए हैं कि प्लांट्स का क्या होता है और एनिमल्स का क्या होता है। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपके पास? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा एनिमल सेल हैज अ लार्ज सेंट्रल वकूले। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नागालैंड का स्थानीय त्योहार है? किसका? नागालैंड का स्थानीय। तो क्या हो जाएगा? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया हुआ है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। हॉर्नबिल यहाँ का क्या है? त्योहार हैगा। कब से कब मनाया जाता है? तो 1 से 10 दिसंबर तक, 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। बात क्लियर है? साथ ही साथ वहाँ के लोग ही इसका आयोजन करते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट इसका आयोजन करती हैगी, ठीक है। और क्या क्या पूछ सकता है आपसे? ये पूछ सकता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल क्या है? एक्चुअल में एक पक्षी है। क्या है? एक पक्षी है, ठीक है। पक्षी भी कहाँ का है? तो मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका केरल, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। क्या है? राजकीय पक्षी। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है कौन? हॉर्नबिल। बात क्लियर है? और आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है इसमें? साथ ही साथ, अच्छा बात हो रही है नागालैंड की, तो नागालैंड के CM और बता दो चलो मुझे, क्या होंगे? नेफ्यूरियो,
नेफ्यू रियो। ठीक है, मैंने आपको सीएम बता दिया। गवर्नर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गवर्नर कौन है। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है कि फेस्टिवल हॉर्नबिल हो गया, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश और केरल का क्या है, ये राज्य के पक्षी है कौन, हॉर्नबिल। ठीक है, सीएम नेफ्यू रियो है। गवर्नर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप अपने कॉमन सेंस के साथ भी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता सकते हैं मेरे हिसाब से। जरा सभी के सभी देखो और क्वेश्चन बताने की, आंसर बताने की कोशिश करो। चलो देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को कागज के एक टुकड़े में लपेटा जाता है और कुचल दिया जाता है। कुचल दिया जाता है यह सुनिश्चित करते हुए कि कागज फटा नहीं है। फिर कागज को सीधा किया जाता है और उस पर एक ओली पेच देखा जाता है। यह भोजन के डैश में उपस्थित को इंगित करता है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा, जैसे घर में कचौड़ियाँ वगैरह बनती है तो आप क्या करते हो, उसे टिश्यू वगैरह से दबा देते हो, या किसी वैसे जनरली ऐसे ही करते हैं कि टिश्यू वगैरह से दबा दिया। तो उसमें हम क्या देखते हैं, ऑयल की मात्रा देखते हैं। ऑयल की मात्रा देख रहे हैं, इसका मतलब फैट देख रहे हैं हम उसमें। तो आप लोग आंसर तक मेरे हिसाब से पहुँच चुके हैं। आंसर क्या होगा इसका, फैट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात क्लियर है ना। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की और देख लेते हैं कि 16 में हमें क्या दिया गया। अच्छा, हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? नहीं, सारे क्वेश्चन किए ना सिक्वेंस। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में संस्कृति उत्सव ओटुल्लु ईदू मनाया जाता है? तो ओटुल्लु ईदू किस में मनाया जाता है? लक्षद्वीप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ओटुल्लु ईदू आपका लक्षद्वीप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। इंडो ग्रीक शासक डिमेट्रियस प्रथम जो भारतीय मैदानों में चला गया, वह पुत्र था। वह किसका पुत्र था? तो बताओ किसका पुत्र था, बता सकते हो क्या? चलो आ जाओ, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखो, इंडो ग्रीक शासक डिमेट्रियस यूथेडेमस का पुत्र था। किसका? यूथेडेमस का। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, यूथेडेमस प्रथम का पुत्र था। ठीक है, देखो कुछ जानकारी मैंने यहाँ पर लिखी है। देखो, यूथेडेमस प्रथम का पुत्र था कौन? डिमेट्रियस प्रथम। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूथेडेमस इसका प्रथम, इसका आंसर हो जाएगा। बात सही है। और देखो, इस क्वेश्चन से क्या क्या जानकारी मिलनी चाहिए हमें। ये पहला इंडो ग्रीक शासक था। कौन था? पहला इंडो ग्रीक शासक था। साथ ही साथ आप लोग ये भी बात याद रखेंगे कि खरोष्टी यूनानी लिपि के इनने क्या चलाए थे? सिक्के चलवाए थे भारत में। बात क्लियर है। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य में खेले गए? तो अगर हम बात करते हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों की, अगर बात करते हैं तो गोवा में खेले गए हैं। कहाँ? गोवा में खेले गए हैं। जिसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, कौन से गेम्स थे? 37 नंबर गेम्स थे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग इससे और क्या जानकारी रख सकते हैं? हाँ, कितने टोटल गेम कितने खेले गए हैं? टोटल 43 गेम्स खेले गए हैं। 43 गेम्स खेले गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल किस राज्य ने लिए जीते हैं? तो महाराष्ट्र हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा। हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा है, याद रखना। ठीक है, महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं। अगर मेडल की बात करेंगे तो कितने हैं? 228 मेडल लिए हैं। किसने? महाराष्ट्र ने। और क्या जानकारी हो सकती है आपको इस क्वेश्चन से? ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये बात रही 37 की। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, इसकी थीम और याद कर लो आप। थीम क्या है? खेल ऐसा खेलो, खेल ऐसा खेलो, एक मिनट, खेल ऐसा खेलो जो कोई ना खेले, जो कोई ना खेले। इस बात को याद रखना, थीम है ये, कोई ना खेले, खेल ऐसा खेलो जो कोई ना खेले। ये बात रही आपकी थीम की। शुभांकर और कर देना। शुभांकर कौन है? शुभांकर
शुभांकर इसका है मोगा। मोगा क्या है इसका? शुभांकर है। तो इतनी जानकारी आप याद रखना है इससे। साथ ही साथ एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे, जैसे ये तो 37वां पूछ लिया, तो 37 से पहले भी पूछ सकता है कि 36वां कहाँ हुआ था, 36वां नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? तो याद रखिएगा गुजरात में हुए थे। कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे। आपसे 38 भी पूछ सकता है, 38 कहाँ होंगे? तो यूके में होंगे। बात सही है ना? ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 से मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, देखते क्या दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेटेरोट्रॉप्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलो, ऑप्शन में जाने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग खुद भी इसको आंसर लगाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हमने कुछ लिखा है। देखो, आपसे हेटेरोट्रॉप्स के बारे में पूछा है, लेकिन मैंने यहाँ ऑटोट्रॉप्स के बारे में भी लिखा। जब आपसे हेटेरोट्रॉप्स से पूछा गया तो हो सकता है कभी आपसे ऑटोट्रॉप्स से पूछा जाए। देखो, ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटोमेटिक सुना है ना, ऑटोमेटिक, तो वहाँ से समझ सकते हैं आप क्या होता है? सेल्फ। ठीक है। ट्रॉप्स का मतलब होता है फूड। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या बात क्लियर हुई? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका क्या? ग्रीन प्लांट्स, या फिर मैं कहूँ सम बैक्टीरिया है ना। सम बैक्टीरिया आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, ये क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर बात करें हेटेरोट्रॉप्स की, हेटेरोट्रॉप्स में क्या हो जाएंगे? अदर फूड, मतलब कि जो फूड के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग, मनुष्य हो गए, या फिर हम कहें एनिमल्स हो गए, एनिमल्स। और आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि हम तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। भाई, भोजन से मतलब है यहाँ पर भाई सब्जियाँ हैं, सब्जियों पर ही तो डिपेंड करते हैं हम। सब्जी उगाएंगे जब भी तो हम खा पाएंगे। तो हम पेड़ पौधों पर डिपेंड कर रहे हैं, एक तरह से फल सब्जियों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम डिपेंड कर रहे हैं किसी और पर। लेकिन ग्रीन प्लांट्स का क्या है? ग्रीन प्लांट्स, भाई प्लांट्स क्या है? किसी और पर डिपेंडेंट नहीं करते। जो डिपेंडेंट नहीं होते उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो डिपेंड करते हैं उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। बात क्लियर है? अगर ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए तो अब आप क्वेश्चन के आंसर तक बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं। बात करते हैं, देखो इसके क्या दिया गया है इसके बारे में। हेटेरोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग लाइट एनर्जी। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स के बारे में मैंने अभी क्या बताया था, जो किसी और पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है कि प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ऐसा। तो बी की बात करते हैं तो कह रहा है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। कहता है कि दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ऐसा भी नहीं है, हमने तो बात कर ली ना कि एक ही ह्यूमन बीइंग ही डिपेंड हो रहा है किस पर? प्लांट्स पर, तो उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसका मतलब ए और बी दोनों में से कोई भी नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा डी, नाइदर ए और नॉर बी इज करेक्ट। नाइदर ए और नॉर बी इज करेक्ट। बात क्लियर है ना? तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 की। बात की गई है क्वेश्चन नंबर 20। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूट्रिशन इन अ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर आप लोग भी कोशिश करना आंसर तक पहुंचने की। ठीक है, इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ध्यान से देखना। यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? मेड ऑफ वन सेल, जिनमें एक सेल होता है। ठीक है, उसी से खाना खाएगा, उसी से निकालेगा, सारे काम उसी से करेगा। एग्जाम्पल की बात करें, देखो ऑल फंक्शंस डन बाय सिंगल सेल। एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे हम? अमीबा ले लेंगे। अमीबा क्या है? एक स्किन से ही अपने सारे काम कर लेता है। खाना खाना, निकालना, सांस लेना, पसीना निकालना, सब कुछ जितने भी काम होंगे वो किससे हो जाएंगे? अमीबा के एक ही सेल से हो जाएंगे। अगर मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, मेड फॉर मोर देन वन सेल, इसमें कौन आ जाएगा? एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे। इसमें क्या है? देखो, हम आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, इसमें क्या है? मल्टी ऑर्गन है हमारे पास, मल्टी ऑर्गन है। तो ये क्या हो जाएगा? ह्यूमन यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं ऑप्शन की ओर और देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखो, अमीबा अपनी कोशिका की सतह से अस्थायी उंगली की तरह प्रक्षेपण करके भोजन को घेर लेता है, जो खाद्य कण को घेरता है जिससे कि एक खाद्य रिक्तता बनती है। खाद्य
रिक्तता बनती है, बिल्कुल ठीक है। वो अपने स्किन से ही अपने फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ रहे हो, अपनी स्किन से ही भोजन को इकट्ठा करेगा और उस पर बैठ जाएगा और अपनी स्किन से ही भोजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो पहली बात एकदम ठीक होती है। अगर दूसरी बी की बात करें, पैरामीशियम एक कोशिका एक निश्चित आकार बनाए रखती है और भोजन को सीलिया में मदद से एक विशेष स्थान तक लिया जाता है जो इसकी पूरी सतह को कवर करता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी बात अमीबा की ही की गई है। तो अमीबा क्या आ जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बात सही है क्या? चलिए, तो आप लोगों के जितने भी 10 क्वेश्चन थे, मतलब कि पीजीटी होम साइंस का जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए, मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कहा था कि 1 से 2 मिनट की वार्ता करेगी। वार्ता क्या करने की बात हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस में मैंने आपको जून मंथ में जो पेपर हुए थे उसकी 10 क्लास हुई हैं। 10 क्लास में मतलब कि एक क्लास में 10 क्वेश्चन हुए हैं। तो टोटल मतलब कि अब तक 100 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। कितने क्वेश्चन कर लिए? 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जुलाई मंथ में, ये तो जून मंथ की बात होगी ना, जून मंथ में अगर मैं बात करूं जुलाई मंथ में, तो 20 क्वेश्चन ही किए हैं। आज की क्लास में लगे 20 क्वेश्चन हो रहे हैं जुलाई के। इन क्वेश्चनों से मुझे क्या लगा, जैसे मैं आज की क्लास की बात करता हूँ, 10 क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। अब तक ऐसा मान लो कि हमने 100 क्वेश्चन किए। इन 100 क्वेश्चन के बेस पर मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को। वो क्या है, जैसे हमने क्लास नंबर आज की है, क्लास नंबर 2 है ये, ठीक है। इस क्लास में कितने क्वेश्चन रिपीट हैं, किस में से, इन 100 क्वेश्चनों में से उनकी बात करता हूँ मैं। चलो आ जाओ, 1 मिनट में निकाल लेता हूँ सभी क्वेश्चनों को। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 जो मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन था क्लास का, ये रिपीटेड है इन 10 क्लासों में से ही, मतलब कि इन 100 क्वेश्चनों में से ही आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। समझना मेरी बात को। पहली बात तो ये हो गई, पहला क्वेश्चन ये हो गया। और अगर बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करते हैं तो 14 भी रिपीट है। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, इंडो ग्रीक का तो नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 18, ये 3 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। अगर हमने ये 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन, मेरी बात समझना, 100 क्वेश्चन किए, उस 100 में से अगर हम 10 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने लग गए और हमें 3 रिपीट मिल गए, अगर हम 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते तो हमें हो सकता था 5 से 6 क्वेश्चन, इसके हिसाब से अगर एवरेज लगाएं तो 5 क्वेश्चन मान लो मोटी मोटा कि 5 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। 5 क्वेश्चन हमें रिपीटेड मिल रहे हैं। कब? जब हम 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको जीएस करनी है जल्दी, तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे 500 से 600 क्वेश्चन कर लो, या फिर 500 से 700 मान लो, जिस हिसाब से आप कर सकते हो उस हिसाब से देख लो। 500 से 700 क्वेश्चन कर लो। लेकिन करने कौन से आपको? जो जून मंथ में पेपर हुए हैं, जून मंथ में हुए हैं प्लस जुलाई मंथ में जो पेपर हुए हैं, इन पेपरों को ले लो। टेलीग्राम पर मैंने डाल रखे हैं जून मंथ के जो भी पेपर थे। जुलाई मंथ के पेपर कुछ डाल दिए हैं, कुछ और डाल दूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इनके जीएस निकालो और रट्टा मारना चालू कर दो, समझ के। ऐसा नहीं एक बार क्वेश्चन को समझना फिर उसको रट भी लेना। लेकिन इन 500-600 क्वेश्चनों को मेरे हिसाब से आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे। अगर आपने 3 से 4 बार पढ़े जब भी आपको ये याद होंगे सही से, अदरवाइज याद भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और आप सोच रहे हो कि नहीं फिर सारे के सारे हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने 500 से 600 क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो मेरे हिसाब से आपका स्कोर जहाँ तक है 12 से 14 तो कह सकते हो आराम से। 1-2 नंबर हो सकता है ऊपर हो जाए, 1-2 नंबर हो सकता है नीचे हो जाए, लेकिन 12 से 14 का स्कोर आपका बन जाएगा। अब आप लोग खुद सोचो कि 500 से 600 क्वेश्चन पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि 15 दिन से ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। 15 दिन के अंदर आपने कुछ भी नहीं आता ना आपको जीएस में, तो भी आप 12 से 14 लेके आ सकते हो सकता है कि ये 16 हो जाए और हो सकता है ये 11 भी हो जाए। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कैसे उन क्वेश्चनों को पढ़ा है, याद किया है। बात सही है, ठीक है। और ये मैंने किस बिहाफ पर बताया? मैंने इस बिहाफ पर बताया जितने क्वेश्चन मैंने अभी करा दिए। मैं इससे पहले की तो बात ही नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। मैंने इस बिहाफ पर बताया कि ये क्वेश्चन अगर हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, उसमें से हमें 3 क्वेश्चन रिपीट मिल रहे हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन में। अगर 20 क्वेश्चन करते तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। अगर आपने 500 से 600 क्वेश्चन कर लिए तो आपको 10-11 क्वेश्चन तो रिपीट मिलेंगे ही मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो कि नॉर्मली होता है, जो आपको वैसे ही आता है। तो कुल मिला के एवरेज जो बन सकता है आपका 12 से 14 या फिर 15 बन सकता है।
और मुझे ऐसा लगता है कि इतना ठीक है, मतलब कि जीएस का स्कोर इतने कम समय में अगर आप करना चाहो तो 10-15 दिन के अंदर, जो भी आपके पास समय है। बात क्लियर है? तो बात बाकी ये मेरी राय थी, आप लोग अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, क्लास ठीक लग रही है या नहीं लग रही, जैसे जो भी आप लोग कहना चाहते हैं कह सकते हैं। चलिए बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।